श्रोताओं नमस्कार। महीने का अंतिम रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का। और आज इस कार्यक्रम की 130वीं कड़ी थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई अलग अलग विषयों पर अपने विचार सुनने वालों के साथ साझा किए। और हर बार की तरह आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू भी इसी पर एक चर्चा लेकर हाजिर है, जिसके लिए हमने जहमत दी है अपने स्टूडियोज में रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो कि डीजी इन्फॉर्मेशन भी रह चुके हैं, श्री KB जंडियाल साहब। जंडियाल साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया जी। आज भी प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग विषयों को अपने इस मन की बात कार्यक्रम में लिया। तो शुरुआत उन्होंने की जो बाढ़ आई, आपदाएं आई और इससे पीछे जो साइक्लोन आया था उसका, और किस तरह एकजुटता के साथ आम लोगों के सहयोग से, प्रशासन के, सरकार के सहयोग से, NDRF और SDRF के सहयोग से किस प्रकार हमने उसका मुकाबला किया उसकी। तो जीवन में चाहे वो प्राकृतिक आपदा है या मैन मेड क्लैमिटी है, तो उसमें जब हम मिलकर काम करते हैं उसमें सभी का सहयोग होना ये कितना ज़रूरी है और कैसे हम लोग इसे साबित करते आए। देखिए, हमें एक कौम, एक नेशन की तरह जब हम इकट्ठे बैठ के काम करते हैं तो कितनी बड़ी भी चैलेंज हो, कितना बड़ा भी मुश्किलात हो, हम उसको पूरा कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं। ये आपदा जो है प्रकृति की, ये बहुत ही मुश्किल होती है। हमें हाल ही में देखा, अभी हिमाचल में इस साल कितने मकान गिरते हुए देखे हमने टीवी पे, ताश के पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह जैसे कार्ड होता है। तो ये देखकर ख्याल आता है कि हम अगर मिलके भी काम कर लें, लेकिन जो नष्ट हो गया, जो डूब गया, गाड़ियां निकल गई, लोग मारे गए, वो क्षति पूरी नहीं होती है। जी। ये ठीक है कि हम ये ऐसे मौके, जब भी कोई ट्रेजेडी आती है, जब भी कोई एक संकट आता है देश को, तो भारतवासी इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करते आ रहे हैं। और ये भी हमारा एक कहें कि एक हमारी कमिटमेंट होती है जी कि भारतवर्ष के सब लोग किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिए मतभेद छोड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। जी। ये हमारी खूबी है। जैसा कोरोना में हमने किया, हमने कितना मुकाबला किया। हालांकि तो लेकिन मेरा ये मानना ये है कि ये आपदा आती क्यों है। जी। प्रधानमंत्री ने हमें जब ये कहा कि हम देश इकट्ठा होकर मुकाबला करते हैं, तो उनका संकेत ये भी एक है कि ये चीजें जो आज हमें फ्लड्स आ रहे हैं, आज हमारे साइक्लोन आ रहे हैं, सब चीजें आ रही हैं, ये क्यों आती हैं? ये आ रही हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जी। आज देख लीजिए, जुलाई का महीना जो आज जा रहा है, ये हॉटेस्ट मंथ दुनिया में है। जी। और जून का अगर आपको याद होगा कि पहला हफ्ता 2 हफ्ते तक वो गर्मी का मौसम ही नहीं था। जी। ये बदलाव आ रहा है जी। वातावरण का। जी। और क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे कारण हमने जंगल काट दिए, जी। हमने इंडस्ट्रियां लगा दी, हमने जो रूल्स आप नियम हैं उनको छोड़ के मकान ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ गिरने का खतरा होता है। तो ये सब चीजें, कुछ चीजें जो एक प्रकृति का रूप है, कुछ हम मैन मेड भी है। जी। और इन चीजों को देखें अगर, तो हमारे संकट खत्म नहीं हुआ। जी। और ये इतनी समिट होती हैं, इतने एग्रीमेंट होते हैं इंटरनेशनल, उनका हम पालन नहीं कर पाते। जी। हम कमिटमेंट करते हैं, पास करते हैं, पूरा देश उसको एंडोर्स करता है। जी। लेकिन अगर हर शहरी, हर भारतीय अगर उस पर चले तो ये आपदा भी कम हो जाए। जी। इतना नुकसान ना हो। जी। मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, आपने भी देखा होगा, लद्दाख में जो ग्लेशियर है, हिमालयन ग्लेशियर जो है, वो पिघल रहे हैं, बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। जो धरती का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। जी। और उसके कारण उन्होंने कहा है कि 3 जो ग्लेशियर लेक बनने जा रहे हैं वहां। जी। तो ये चीजें बहुत चैलेंजिंग है और बड़ी संजीदगी से इन्हें लेने की जरूरत। और ये उसका हमें सिर्फ उनकी बात पे नहीं जाना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए। उन्होंने इशारा किया है और इन चीजों को रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। जी। और देखिए, जैसे हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पेड़ काट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और ये केवल भारत में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कभी पंखे का मुंह नहीं देखा था, उनको आज एयर कंडीशनिंग लगाने पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बात की वृक्षारोपण की, पेड़ लगाने की कितनी जरूरत है। और उन्होंने जिक्र किया कुछ ऐसे आदिवासी लोगों, जिन्हें हम ये कह सकते हैं वो पढ़े लिखे या अवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के अहमियत को कितने अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के शहडोल के एक आदिवासी ट्राइब जो है, वो जो कुएं हैं
जो खत्म हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल खत्म हो चुका है, उनको रिचार्ज करने का काम उन्होंने शुरू किया। 100 कुएं लेकर के आज तक 800 कुएं जो है रिचार्ज कर चुके हैं। देखिए, एक आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं कि वो प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं, वो इस इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, इसके महत्व को, तो हम क्यों नहीं? जगमोहन जी, मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे लोग ही समझ पाते हैं जी, हम जैसे लोग नहीं समझ पाते जी, क्योंकि वो धरती से जुड़े हुए हैं जी, हम धरती से दूर चले गए हैं जी, हमें ऐशी आराम की चीजें चाहिए, एसी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए जी, हम अपनी सुविधाओं के लिए दरख्त काटते हैं जी, हम रास्ता बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, जी, बिल्डिंग बनाने के लिए दरख्त काट लेते हैं। जी, हालांकि कानून है कि जितने दरख्त काटे जाएं उससे डबल हम अपना उसको लगाने चाहिए जी, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन ये आदिवासी जो लोग हैं, जी, ये उनको धरती का पूरा एहसास है, उनको प्रकृति का एहसास, रहते हैं वहाँ। जी। अब देखिए ना, कहने को तो प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया कि यूपी में एक गांव में 30 करोड़ पेड़ लगाए, लगाने का रिकॉर्ड बनाया, तो दुनिया में रिकॉर्ड होगा। जी। लेकिन अगर आप अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे पूरे साल में फॉरेस्ट का टारगेट है 1,75,00,000। जी, 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 और जो आजकल चल रहा है वन महोत्सव, जी, जो जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है, जी, तो उसका 30% जो है वो हमने लगाना है। जी, लेकिन आप देखिए 30 करोड़ वहाँ एक दिन में, जी, और 2.25 करोड़ या 1.5 करोड़ में। तो हमें याद है कि ये वन महोत्सव में हर बच्चे को कहते थे एक पेड़ लगाओ। जगह नहीं रही लगाने की, कोई बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, जी, और बिल्डिंगें बन जाती हैं तो पेड़ लगाने का कोई संबंध नहीं रहा। जी। अभी भी हम कहीं जब देखते हैं, हमारे मॉर्निंग वॉकर जहाँ जम्मू में देखे, हमने खुद भी, फ्लोरिकल्चर के लोग हों या सोशल फॉरेस्ट्री के लोग हों, ये लगवाते हैं। जी, लेकिन वो औपचारिकता, फॉर्मेलिटी जैसी बनकर रहती है, फोटो खींचने के लिए ठीक है। जी, जी, जी। और हम देखते हैं कि आराम परस्ती ले लो, तरक्की ले लो, या मॉडर्नाइजेशन हम ले लो, उसके नाम पर हम अपने जो सिद्धांत, नियम या उनको भूलते जा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने ये भी जिक्र किया कि सावन का महीना यात्राओं का प्रतीक होता है, और लेने का है, और ईश्वर के प्रति जब हम यात्रा करते हैं तो हम बड़े समर्पित हो जाते हैं, प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति। लेकिन मुझे इस बार मौका मिला अमरनाथ जी की यात्रा जाने का, जी, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर बहुत बढ़िया इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, एनजीओ की तरफ से किए गए हैं, आईटीबीपी, सीआरपी, पुलिस, सभी का योगदान उसमें था। और मैंने कुछ गैर सरकारी संगठन वहां पर देखे जिनकी ड्यूटी थी कि वहां पर जितने भी चिप्स के, बिस्किट के पैकेट जो लोग फैला देते हैं प्रकृति में, पहाड़ों पर, तो उनको वो इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन विडंबना यही है कि हम उस भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं कि भगवान ने जो प्रकृति दी है उसको हम गंदा ना करें। देखिए, जो आपने कहा, एक प्रयास जो प्रशासन कर रहा है या एनजीओ कर रहा है कि इसको पवित्र जगह है उसको ठीक तरह रखा जाए, और पोल्यूशन जो ये प्लास्टिक का काम है इसको रोका जाए। जी। लेकिन पहली बात, हम फेंकते ही क्यों हैं? जी। अगर हमने खाया, हम अपनी जेब में भी डाल सकते हैं। जी। अगर कोई जगह मखसूस की होती है वहां डाल सकते हैं। हम इतने केयरलेस हैं कि हम खाते हैं और फेंकते हैं। जी। और ये एहसास हमें तब होता है जब आपदा आती है। जी। जब हम नष्ट होने वाले कतार पे आते हैं, तब आता है कि हो हमने क्या किया। जी। हमने दरख्त काट लिए, हमने पोल्यूशन किया, हमने ये पॉलीथीन का क्या यूज किया, हमारे ड्रेन जो है ब्लॉक हो जाते हैं। जी, उनकी वजह ये सब जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, घरों की नींवों में जा रहा है, मकान गिर रहे हैं। ये सब चीजें हम खुद भी जिम्मेवार हैं। जी। और हमें इस चीज का एहसास प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के जरिए बताते हैं। जी। लेकिन मुझे शक है कि हमें कितने लोग इसकी सही बात को समझकर एक उनके ही तरीके से चलेंगे। जी। मुझे उस पर शक है। जब भी देखते हैं, जब भी कोई गड़बड़ या तबाही, एक वृक्ष रूपी हम देश ही ले लें, वो कमजोर तभी होगा जब वो जड़ों से कटेगा, जड़ों से दूर हो जाएगा। और आज प्रधानमंत्री ने ये भी बात की, फ्रांस का उदाहरण दिया कि 100 साल की महिला योग कर रही है, जो कि योग हमारे 40 साल से कर हिस्सा है, वो 40 साल से कर रही है, लेकिन हम लोग उससे विमुख होते जा रहे हैं। और जी, जबरदस्ती कराना पड़ता है। जी, 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 जी। और वो भी किसी खास मौके पर, औपचारिकता के लिए। योगा डे आता है 21 जून को, तो हम कहते हैं। और देखिए, प्रकृति से जुड़ने, अपनी जड़ों से जुड़ने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्होंने आज जो जिक्र किया, उज्जैन में जो 18 चित्रकार हैं मिलकर, वो जो पुराणों की कहानियां हैं या कथाएं हैं, उनको चित्रों से व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। वो चित्र बना रहे हैं, चित्र कथाएं बना रहे हैं, और ताकि लोग उनसे जुड़ें।
और दूसरा उन्होंने एक पेंटिंग के जरिए, प्रभात सिंह शिवाजी कोट के आर्टिस्ट हैं जो कि पेंटिंग के जरिए इकोलॉजी, फ्लोरा या फौना, उनके बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग वे में लोगों को, खासतौर पर नौजवानों और बच्चों को वहां ले जाना कितना आप समझते हैं कि प्रभावशाली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अपनी बात करते मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जम्मू में भी शुरू किया था जी। मैं जब जेडीए में था, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में था, कोई देखें सेक्रेटरीट के पास जो चौराहा है जी, राउंड अबाउट है, जहाँ पर गोट और जी एग्जैक्टली जी बना हुआ हाँ, है, रणवीरेश्वर मंदिर के बाहर जी, उसकी बाउंड्री पे मैंने डोगरा राज्य का पूरे सीन का ना पूरा बनवाया था, प्लेट्स वो आज भी हैं जी। लेकिन विडम्बना ये है कि जो हमने बनवाई, अब के हुक्मरानों ने, आपके मेरे जाने के बाद जो अधिकारी आए जी, अब उनको पेंट कर दिया है, लाल जी, पीला कर दिया, और वो दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ बाउंड्री बन जाती है। इसी तरह मैंने बहु प्लाजा में जो एंट्रेंस है जी, वहां पर भी ये चीजें लगवाई थी। और मैंने पहली दफा, जहाँ एशिया होटल की सड़क है जी जी जी, अब तो स्मार्ट सिटी के अंडर उन्होंने चित्रकला बहुत लगाई है, वो भी एक, हालांकि वो थीम बेस्ड नहीं है जी, पर काफी जम्मू का जो कल्चर को उजागर करते हैं। तो मैंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड म्यूजिक के लड़कों के साथ मिलकर पहली दफा वहाँ एक प्रयास किया था कि दीवारों पे ये पेंटिंग कराई जी, अच्छी लगती है। और उस टाइम में बड़ा अनोखी चीज लगती थी जम्मू में पहली बार, वो बच्चों से करवाई। अब जो कार्य किया जा रहा है वो प्रोफेशनल और वो कमर्शियल टाइप की है जी, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। जो प्रधानमंत्री जी का इशारा था कि वो उनका एक कमिटमेंट के तौर पे वो कर रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि बच्चे वहाँ स्टूडेंट जो जाएंगे उनकी प्रेरणा मिलती है जी। और इसी तरह अगर हम बच्चों को ही प्रेरणा देते, ना कि हम इसको कमर्शियल तौर पे लेते जी, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो होती तो चित्रकला की और वो जो कोई थीम लेके करते तो बहुत ही आनंद मिलता जी जी जी। और आजकल तो जो फ्लाईओवर है उनके पिलर्स के ऊपर भी किया जा रहा है और दीवारों पे भी किया जा रहा है। ये मेरा मतलब, हालांकि ठीक है स्मार्ट सिटी के कारण वो अपना एक वो है, उनका अपना तरीका है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जो बात आती है कि बच्चों को इन्वॉल्व जोड़ना, उसके साथ अपने रूट्स पे ले जाना जी। कथा जो है हमारे धार्मिक स्थानों की हो, चाहे डोगरा राज्य की हो या कोई चीजें की हो, हमारे पास बहुत चीजें, संस्कृति हमारी जो भरी हुई है। हमें सिर्फ मतलब जब हम रिटायर हो जाते हैं जी, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब हमें उन चीजों का ख्याल आता है। तो क्यों ना बच्चों को शुरू से ही इसकी प्रेरणा दी जाए जी। तो ये एक प्रयास भी होना चाहिए जी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है कुछ करने। मैं जो बात आज प्रधानमंत्री ने कही कि प्रकृति के साथ जुड़ना, अपनी जड़ों के साथ जुड़ना, अपनी जो कला है, संस्कृति है, रिवायतें हैं, उनके साथ जुड़ना, तो सोशल मीडिया का हम इन कामों के लिए इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया तो इतना इफेक्टिव हो गया है, इंस्टेंट है, हालांकि उसमें गलतियां भी हैं, उसमें बुराइयां भी हैं, बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, लेकिन ये ऐसा सोशल मीडिया है जो बच्चे ज्यादा यूज कर रहे हैं बड़ों से जी। और ये जो प्रधानमंत्री जी का इशारा था कि हमें विरासत के साथ जोड़ना चाहिए जी। और विरासत के लिए सोशल मीडिया में कोई ना कोई थीम लेकर जी, जो हमारे टीचर्स हैं, अगर हमारे स्कूलों में हैं, अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं, वो अगर उनको थीम देकर बच्चों को कहें कि सोशल मीडिया पे इन चीजों पे काम किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे सूचना विभाग ने, राज्य जम्मू कश्मीर के सूचना विभाग ने एक बहुत अच्छा एक कंपटीशन लॉन्च किया है जी, तिरंगे के साथ जी, सेल्फी जी। उन चीजों पे अगर हम इसी थीम बेसिस पे स्कूलों में बच्चों को सोशल मीडिया में या कोई डायरेक्टर एजुकेशन या वो एक दें और उनका कंपटीशन बच्चों का करें जी, तो उसमें ये जो बात प्रधानमंत्री जी ने की, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करे विरासत को उजागर करने की। विरासत जो है, आज देखें हमारा ये G20 में भी प्रधानमंत्री जी की कोशिश रही कि हम जितने भी विदेशी आए उनको अपनी विरासत दिखाएं जी, और उन्होंने 50 से ज्यादा शहरों में उनको ले गए हैं जी, उनकी इवेंट्स हुई हैं। फोकस क्या था? हमारी विरासत जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जी। कश्मीर में भी की, केरला में भी की, हर स्टेट में की तकरीबन।
यही दिखाने की वाली बात थी, विरासत देखिए हमारी जी, और कितनी विभिन्न है जी। और सबसे बड़ी बात जो भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वो थीम आज दुनिया देख रही है और उससे मुतासिर हो रही है। ये जो हमें आपने बात करी कि सोशल मीडिया को यूज करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि हर जो सोचने वाले हैं यहाँ पर, जो काम करने वाले हैं, जहाँ उनको इन चीज़ों पे, थीम पे, बच्चों को, हमारे जो विद्यार्थी हैं, इनको उन पे लगाना चाहिए और विरासत के साथ जोड़ना चाहिए। जी। और जुड़ने की बात या अपनी परंपराओं से जुड़ने की बात, उन्होंने उत्तराखंड की बात की, जहाँ पर जो भोजपत्र लिखने की कला है वो किस तरह से जीवित हो गई। एक बार प्रधानमंत्री को उसका एक तोहफा मिला, गिफ्ट मिला। तो वही सोशल मीडिया के जरिए जब बातें फैलती हैं या चलती हैं तो उनका बड़ा पॉजिटिव असर भी होता है। आज देश में हम बात करते हैं बराबरी की, लड़के लड़कियां सब बराबरी की बात करते हैं, और महिलाओं को बहुत बार अक्सर फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है, उनके लिए कुछ करना गैर जरूरी भी माना जाता रहा है कभी भी। उन्होंने जिक्र किया कि मुस्लिम महिलाओं ने बड़ा थैंक्स कहा है और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है जो उन्होंने हज यात्रा के लिए महरम के बिना जाने की व्यवस्था की है। तो आप इसे वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि आप किसी पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे भी अगर देखा जाए, जैसे हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है और महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे मर्दों से कम नहीं है जी, ठीक। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको अपना एहसास हो जी कि हम इंडिपेंडेंट हैं जी, हम कर सकते हैं जी, हम जा सकते हैं, किसी पे आश्रित नहीं, किसी पे आश्रित। आज देखिए, मैं पीछे दिल्ली से आ रहा था, जहाज की पायलट महिला थी जी। अब ये सम्मान की बात है, फख्र की बात है जी। तो अगर पायलट है तो अगर आपको हज जाने में किसी महरम की क्या जरूरत जी, जो जहाज चला सकती हैं, आज हमारी फौज में जाती हैं, मुकाबला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा आप आर्टिलरी में भी जा सकते हैं। पहले डॉक्टर, कैप्टन, मेजर तक जाते थे, अब वो किसी दिन आप समझेंगे कि आर्मी चीफ जो होगी वो महिला होगी जी, क्यों नहीं। तो फिर उसलिए क्यों किसी के डिपेंडेंट महरम को लेके आपने हज करने जाना जी। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है। और वैसे भी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो स्लोगन है प्रधानमंत्री जी का, ये भी एक अंग है उसका कि हर एक को इंडिपेंडेंट रखो जी। जब हम मर्द और औरत को एक गाड़ी के दो पहिए, एक रथ के दो पहिए मानते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पहिया कमजोर हो या किसी तरीके से, है भी नहीं जी, प्रकृति के हिसाब से भी नहीं है जी, हमने जानबूझ के किया हुआ है जी। सर, प्राकृतिक आपदाओं की बात की, संकटों की बात की, और आज उन्होंने ड्रग्स की बात की। जो नशाखोरी है एक बड़ी अलामत है, बुराई है। जम्मू कश्मीर के जिक्र भी किया, इधर जिक्र किया है कि यहाँ पर म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं, हाई अल्टीट्यूड बाइक रैलीज हो रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो खेल हो या ट्रैकिंग हो या बाइक राइडिंग हो या इस तरह की एक्टिविटीज जो आपके अंदर जोश लाती हैं, और ड्रग्स के लिए भी यही कहा जाता है, एक इंस्टेंट फीलिंग देती हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। जब हम अपने पैरों से चलकर, अपने हाथों से चलकर, खुद बाइक चला करके और कोई गेम खेल करके स्फूर्तिवान बन सकते हैं, तो फिर किसी को नकारात्मक ढंग से ड्रग्स का सहारा लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो इन एक्टिविटीज से किस प्रकार, देखिए, इसमें जगमोहन जी के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जहाँ बच्चे जो हैं, बुजुर्ग से नाता टूट रहा है जी। उससे क्या हो रहा है कि बच्चे ये ड्रग की तरफ जाते हैं जी, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा जी। पेरेंट्स खुद अब एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है उनके लिए, तो ये वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनको वापस लाने के लिए, जैसे उन्होंने वादा की बात की, वहाँ क्लब है चंडीगढ़ का, कितना अच्छा नाम भी कितना अच्छा दिया उसका, विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। और यहाँ की बातें देखिए, जम्मू में, कश्मीर में भी बहुत है। तो ये डाइवर्शन करने की बात, उनके जो, जैसे औरतों की बात है कि उनको डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो बच्चों में जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, या बच्चे जो इनके तरफ जाने का रुझान है उनका जी, उनमें भी ये एक आशा और एक हिम्मत देनी चाहिए कि आप कर सकते हो। और उसलिए योगा की बात है, साइकिलिंग की बात है, ये मैराथन रेस की बात है, दौड़ो, कंपटीशन कराओ, और उनके में एक जज्बा आ जाए। जब जज्बा आता है तो फिर वो इन चीजों से दूर
चले जाते हैं। ये ड्रग का सहारा खत्म हो, क्योंकि ड्रग तो इंसान को, बच्चों को निकम्मा कर देता है जी, तबाह कर देता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, परिवार खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों की एक्टिविटीज पे जोर देना पेरेंट्स को बहुत जरूरी है जी, और उनका ख्याल रखना कि वो किस तरफ जा रहे हैं जी। और ये वही हमारा सरमाया कौम। और अगर बच्चे, अगर हमारे जो कौम के हैं, वो अगर नहीं सही रास्ते पे चलेंगे और ड्रग अब्यूज में चलेंगे तो देश बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा जी। और जैसे प्रधानमंत्री ने बात की कि 2020 में 15 अगस्त को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था, और जैसे हमने शुरू में बात की कि प्राकृतिक आपदा है तो मिलकर उसका मुकाबला करना है, तो अगर कोई सोशल एविल है या सामाजिक बुराई है, मिलकर किया जाता है और सरकार काम कर रही है, लोग भी सहयोग दे रहे हैं। और बताया कि जैसे हमने 10 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट करके रिकॉर्ड बनाया है जी। 12,000 करोड़ रुपए की कीमत थी उसकी जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज। लेकिन देखिए, ये आप नष्ट करते जाइए जी, बॉर्डर से इधर आता जा रहा है पाकिस्तान से। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो बॉर्डर के हमारे दुश्मन जो बैठे हैं जी, वो हमें नष्ट करने का नए तरीके हैं। और नशाबंदी, ये ड्रग का भी, आप जो ड्रोन आते हैं और उनको हमें फेंकते हैं, हथियार होते हैं या ये ड्रग्स होती हैं जी। तो ये जो हमें चैलेंज इसका, जो जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया ड्रग का, वो हमारा इंटरनली नहीं है जी, हमारा दुश्मन बाहर से भी है जी। और उनकी यही कोशिश है कि हमारे इन बच्चों को, यूथ को खत्म किया जाए जी। और इसका तोड़ यही हो सकता है कि हम अपने यूथ को अवेयर करें और हम जागरूक बनाएं। पूरा कौम जो है, हमारी सोसाइटी जो है, मिल के ही इसका मुकाबला करें और बच्चों जहां पर भी नजर आए, बच्चे को उससे मुक्त करना है जी, उससे आजाद करना है जी, तभी आजादी हो। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, जैसे हम बात करते हैं कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने रईस अहमद, जो कि नेशनल प्लेयर हैं फुटबॉल के और कोच भी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के एक बिचारपुर गांव को, उसको आजकल मिनी ब्राजील कहा जाता है जी। और ये भी उन्होंने बताया कि ये इलाका एक आदिवासी इलाका था और इसे अवैध शराब के लिए नाम था, और आज फुटबॉल की नर्सरी बन रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो हमें रईस अहमद से सबक सीखना चाहिए जी। कोई भी चीज जो है मुश्किल नहीं, किसी को प्रेरणा देनी चाहिए, हमें इंस्पायर करना है। कौन इंस्पायर करे, वो कोई भी कर सकता। और मेरे हिसाब से जिसको चोट लगी हो जी, जिसने देखा हो जी बुरे दिन, वो ज्यादा काबिल है इंस्पायर करने का अपने साथियों को जी। और ये जैसे विचारपुर की बात उन्होंने की कि वो शराब के कारण बदनाम, अवैध शराब के लिए बदनाम था वो इलाका, और आज वो मिनी ब्राजील की तरफ, और वहाँ 40 से ज्यादा वहाँ नेशनल और स्टेट लेवल के फुटबॉल प्लेयर्स वहाँ से निकल चुके हैं। तो ये चीजें जो प्रधानमंत्री जी हमें निशानदेही कर रहे हैं जी, कि एक तरफ बुराई है और बुराई से निकलने का रास्ता इस आदमी ने बताया है जी, और वो भी हमारा है और बुराई भी हम ही करवा रहे हैं जी। तो ये रास्ते बताने वाले भी हम ही हैं और रास्ते तोड़ने वाले भी हम ही हैं जी। तो ये जो सोसाइटी है, जो अपने रूट्स की तरफ जाएं और अच्छे विचार लाएं, अच्छे प्रेरणा दे लोगों को, संस्कार दें बच्चों को, तो मेरा ख्याल है कि देश, भारत जो देश है वो महान है और महान रहेगा जी। जंडियाल साहब, अगस्त का महीना आ रहा है और जब हम अगस्त कहते हैं तो हमें अपना स्वतंत्रता दिवस याद आता है, जो अंग्रेजों की लंबी पराधीनता के बाद भारत माँ को आज़ाद किया था। और क्योंकि अब 75 साल हम पूरे कर चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले लगभग 2 साल से हम मना रहे हैं और ये चलता रहेगा, और उसके बाद हमारा अमृत काल शुरू हो रहा है 100 वर्ष पूरे करने के लिए जी। तो उन्होंने एक जिक्र किया मेरा देश मेरी माटी अभियान, जिसके तहत देश के अलग अलग कोनों से 7500 कलश जो हैं पावन मिट्टी के आएंगे, क्योंकि हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या आसाम से लेकर गुजरात की आप बात करें तो हर जगह कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, स्वतंत्रता सेनानी है, देश के लिए शहीद होने वाला है, जिसने इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो वहाँ की मिट्टी आकर नेशनल वॉर मेमोरियल में डाली जाएगी और वहां पर प्लांटेशन की जाएगी। ये कैसी भावना है, इस भावना को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको प्रकृति के साथ, देश प्यार के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ के देखते हैं सर? देखिए, राष्ट्रीय एकता का इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं होगा। अदरवाइज आप देखिए पूरा देश कितना बड़ा है जी, आपने हर कोने से मिट्टी ला रहे हैं और एक मिट्टी लाकर आपने एक जगह पर बिछा कर वो
एकता का स्वरूप बनता है। जी। और वहां पर प्लांटेशन जब होगी, अमृत वाटिका, तो अमृत वाटिका इससे अच्छी बेहतर क्या होगा जी देश के लिए। और एक मेरा ख्याल है कि वो एक लैंडमार्क होगा कंट्री का, और डिमॉन्स्ट्रेट करेगा जी हमारी एकता को। जी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं हम। विभिन्न हिस्सों से हमने मिट्टी लाई, जो मिट्टी हमारी माता है, जी हम इसे पूजा करते हैं, यही हम इसी में मिल जाते हैं बाद में। जी। और उसी से जब हम वाटिका बनेगी तो ये एक अपना ही स्वरूप होगा भारत का, और एक अद्भुत सा स्वरूप होगा जी कि भाई हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं आज जी कि वो कैसा स्वरूप बन के आएगा। जी। और अपने देश के लिए हम ये भी तो कहते हैं कि हम एक ही क्यारी के रंग बिरंगे फूल हैं, और अलग अलग इलाकों से जो मिट्टी आएगी उसमें जो प्लांटेशन होगी वो वृक्षारोपण की संदेश भी देगी, देशभक्ति का संदेश भी देगी, और एकता का संदेश भी देगी। और प्रधानमंत्री ने अपील की, जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 15 अगस्त को लेकर के नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि सेल्फी अपलोड कीजिए। तो ये जो अभियान है इस मौके पर, पहले तो होता था कि 15 अगस्त है तो सरकारी छुट्टी है, 26 जनवरी तो सरकारी छुट्टी का दिन है, घर में बैठिए या कुछ देख लीजिए। इन्वॉल्वमेंट की बात, अब इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इन्वॉल्वमेंट होना अपने राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर ये कितना जरूरी है, और इससे देश कितना मजबूत बनता है। आप देखिए, आज से 20 साल पहले, और मैं अगर आपको ये कहूं कि जब हम मिलिटेंसी आई जम्मू कश्मीर में, तो सरकार को ऑर्डर निकालने पड़ते हैं कि आप 15 अगस्त या 26 जनवरी में वहां आपकी हाजिरी होगी जी। और ये जो आपने बात की कि इन्वॉल्वमेंट इस कदर की जा रही है कि हमें ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को, हम शहरियों को खुद आना है जी, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल हो चुके हैं इस मुहिम में। तो ये मेरा ख्याल है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी कौम के लिए इससे बेहतर प्रेरणा कभी नहीं होगी कि आप कोई ना कोई एक चीज निकालिए जिसे आप हर हिंदुस्तानी को, भारतीय को इन्वॉल्व कर लें जी। किसी भी तरीके से, बच्चों को करें, बुजुर्गों को करें, चाहे मिट्टी लाकर करें जी, दरख्त लगाएं। झंडे की बात पीछे चली थी, घर घर तिरंगा जी, क्या और इस बार फिर उन्होंने अपील की है कि इस दफा फिर होगा। वो भी दिन याद करिए कि हम ये कहना नहीं चाहता कि कईयों ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में। कश्मीर में भी घर घर में तिरंगे लगे जी, और कभी हमें खुद याद है कि तिरंगा एक ही लगता था जी, 2 तिरंगे हो लगते थे, एक सेक्रेटरीट में और एक राजभवन में जी, और तीसरा वहां बख्शी स्टेडियम में जब आयोजन होता जी। तो आज घर घर में तिरंगा है जी। तो ये हमारी सिक्योरिटी है देश को, कि लोगों में एक ऐसी भावना पैदा करो जो हर आदमी समझे कि मैं ही तिरंगा लेके चलता जी। तिरंगे की वैल्यू को समझता हूँ, इसकी कीमत समझता हूँ, इसका संस्कार क्या है, इसके रंगों का संस्कार क्या है, इसकी एक्चुअल मतलब क्या है। ये हमारे वजूद का प्रतीक है, वजूद का प्रतीक है। ये चीजें पैदा जब किसी आदमी भावनाओं में आ जाए तो देश को कोई खतरा नहीं जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त जो आने वाला है, हम हर घर तिरंगा भी उसी जज्बे के साथ मनाएंगे, सेल्फी विद तिरंगा भी करेंगे, और किसी भी प्रकार का आयोजन। आप देखिए, ये तिरंगा कहना नहीं चाहिए, तिरंगा लेने के लिए कितने लोग तिरंगे बना रहे हैं जी। कितना व्यवसाय हो गया है जी। रोजगार पैदा हो गया है जी। हालांकि वो कीमत क्या होती है, 10-20 रुपए का बाजार में मिल जाता था, लेकिन जो भावना है वो अनमोल होती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो देश की एकता के लिए। जी, जंडियाल साहब, हमारे अनुरोध पर आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचार हमारे साथ, हमारे सुनने वालों के साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।